वो नहीं ली जाती है। बहुत मुश्किल से हमने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी, उसका भी किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। और बुनियादी तरीके से ये अहंकार सिविल सर्विसेज में है, सिविलियन में है, सिविल नेतृत्व में है कि आर्मी के लोग सिर्फ हमारे नौकर हैं, हमको आदेश देंगे, उसके प्रकार वो काम करें, चाहे उसके बारे में इन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं हो। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जनरल मलिक ने जो बात कही है कि जिस प्रकार का युद्ध हमको करना चाहिए, डिप्लोमेटिक भी, और जो छद्म युद्ध होता है जो पाकिस्तान कर रहा है, उसके अंदर जिस प्रकार का काम करना चाहिए तो हमारा देश नहीं कर रहा है। कम से कम उस बात को करें और उसके अंदर बहुत सफलता मिलने की संभावना है। और बहुत सारी समस्याएं जो आज पैदा हो रही हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी हम अगर उस प्रकार की चाणक्य नीति से काम करेंगे। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, संक्षेप में सब बात की टिप्पणी। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, बहुत अदब के साथ मैं मलिक साहब के इस सुझाव से अपने को अलग करूंगा कि जो छद्म खेल पाकिस्तान खेल रहा है आईएसआई के जरिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारत को उसका उत्तर उस ढंग से नहीं देना चाहिए। हमारा उत्तर निर्णायक होना चाहिए। एक असफल राष्ट्र की शैली, एक सफल राष्ट्र की शैली एक सी नहीं होनी चाहिए। असफल राष्ट्र है पाकिस्तान, टूटता बिखरता क्षण क्षण मरता राष्ट्र है। उसकी तुलना भारत से नहीं, हमारी शैली अलग होनी चाहिए। एक बार शक्ति का मूल्यांकन हो जाने दीजिए। बहुत पहले मुझे याद है कारगिल के समय में मैंने एक अध्ययन किया और तमाम साइंटिस्टों से मिला और मैंने ये जानने के मूल सवाल जानने की कोशिश की जो हिंदी भाषी भारत के आम लोग समझ पाए, जो सेना नहीं जानते, जो विज्ञान नहीं जानते। मैंने उनसे बेसिक सवाल पूछा बहुत सारे लोगों से कि भाई साहब मान लीजिए, सामान्य भाषा में बताइए, अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या तस्वीर बनेगी। मैंने कहा जनता को ये पहले समझ आए, इसी का भय बहुत है। वॉशिंगटन से लेके और नई दिल्ली और इस्लामाबाद तक इसी की घंटी बजती है कि दो न्यूक्लियर स्टेट लड़ेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मेरी बहुत सरल भाषा में जो बात उस वक्त निकल के आई थी, उन देश के तमाम बड़े वैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद उसका एक लाइन में निकला था कि आधा भारत जाएगा तो पूरा पाकिस्तान राख हो जाएगा। ये स्थिति है। आखिर कब तक? एक तो तारीख तय कीजिए, एक तो मानक तय करेगा ना भारतीय नेतृत्व, ये नहीं करेगा, या अनंत काल तक सिरकटी लाशें ढोता रहेगा देश। ये ठीक नहीं। और जहां तक जैसी बात मलिक साहब ने कही, डिप्लोमेसी तो हमने देखी। किस दरवाजे रोने नहीं गए, किस दरवाजे रोने नहीं गए, वो बड़ा दरवाजा मुझे बता दीजिए दुनिया का जहां हिंदुस्तान रोने नहीं गया। चिट्ठी लेके अमेरिका के दरवाजे, जापान के दरवाजे, फ्रांस के दरवाजे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहा कि देखो भाई साहब ये छोटा भाई हमारा हमको मार रहा है। जाने कितने टेप दिए, कितने डोजियर दिए। किसी आपका दर्द दूसरा दूर नहीं करेगा मलिक साहब, अपना दर्द खुद दूर किया जाता है। और अमेरिका को शक्ति सर्वत्र पूजते। आपका दर्द अगर ये सोचे कि हम जाके रिपोर्ट लिखा देंगे ओवल ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी के और फिर ओबामा साहब आएंगे और कहेंगे हाँ भाई कौन कौन शरारत कर रहा था, खड़े हो जाओ बेंच पे, ऐसा नहीं होगा। ओबामा का भी हित वहां निहित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की भू सामरिक स्थिति को समझना होगा। पाकिस्तान की भू सामरिक स्थिति, उसको पाकिस्तान इतना छोटा असफल मुल्क, वो चीन को ब्लैकमेल करता है, वो वॉशिंगटन को ब्लैकमेल करता है, सिर्फ अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण। इस सत्य को भी समझना होगा। कौन सुनेगा हमारी? एक बार निर्णायक बात होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई लाहौर बस लेके जा रहा, कोई समझौता एक्सप्रेस चला रहा, कोई मुशर्रफ के लिए बिरयानी बनवा रहा। ये क्या ड्रामा है? बात नहीं बनती तो आना जाना बंद करिए। क्यों सिनेमा हो, क्यों क्रिकेट हो, क्यों सुरक्षेत्र हो, बंद करिए। आज कुरुक्षेत्र नहीं कर सकते, समझ आती बात, लेकिन ये सुरक्षेत्र तो बंद करिए। क्यों खेले हम आपके साथ? आप हमारे साथ खून का खेल खेलें और हम जावेद मियांदाद को वीजा दें? ठीक बात है। जाके आईबी के अधिकारियों से पूछिए, जावेद मियांदाद का घर इस्लामाबाद में और दाऊद के ठिकाने, दाऊद की कोठी के बीच में बहुत फासला नहीं है। यह स्थिति है। ठीक बात है। दाऊद का पूरा पता ठिकाना मैं सैटेलाइट फोटो के भारत ने दिया अमेरिका को। अमेरिका एबटाबाद में उसको ढूंढ लेता है लादेन को, लेकिन इस्लामाबाद में सिगरेट पीता घूमता दाऊद अमेरिका की चिंता का विषय नहीं है। हाफिज सईद भी नहीं है, क्योंकि वो भारत का कांटा है।
मेरे दोस्त, हमारे पांव का कांटा हमको ही निकालना होगा। अगर इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि कोई ओबामा आएगा और हमारे पांव का कांटा निकाल के चला जाएगा, तो ये संभव नहीं। इस दिवा स्वप्न को देखना जितनी जल्दी हो छोड़ दीजिए। जी, जाहिर तौर पे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कुछ कहना मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि चर्चा हमारी वैसे भी काफी आगे बढ़ गई है वक्त से। मैं माफी चाहूंगा आज आपको पूरा सम्मान करते हुए, नमन करते हुए मैं माफी चाहूंगा। खंडूड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मलिक साहब जी, समझाना जरूरी है, क्योंकि ये अमिताभ जी इस चीज को समझ रहे हैं कि युद्ध ही एक विकल्प है। हाँ, युद्ध एक विकल्प हमेशा रहता है, आखिरी विकल्प, लेकिन उससे पहले बहुत से विकल्प हैं जिनको कि हमें हर प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे हैं। 65 वर्ष से क्या अंताक्षरी खेल रहे हैं? तो इसीलिए तो कह रहे हैं आज करो। 65 अरे अब तक नहीं किया तो अब करो। 65 साल से क्या हम अंताक्षरी क्यों नहीं पाकिस्तान को तोड़ते? क्यों नहीं उसको तोड़ के अलग अलग करते? क्यों रखा है पाकिस्तान को एक जगह आपने? किस लिए? आज टूट सकता है वो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और जो सुषमा जी ने आज कहा, एक सर गया 10 काट के लाओ, वो है। उसके लिए ये नहीं कि आप एकदम विकल्प पे जाए, युद्ध पे जाए। 65 साल से हमने लाहौर बस आती जाती देखी, हरी झंडी दिखाते हुए नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को। हमने समझौता एक्सप्रेस देखी, हमने बेनजीर के इस्तकबाल में लाल कालीन देखे। खंडूड़ी जी को मैं कहना चाहूंगा, कोई भी तरीका इस प्रकार से किया। खंडूड़ी जी, आपका कमेंट प्लीज। मैं एक सैनिक हूं, मैं समझता हूं उन चीजों को, और हम ये भी जानते हैं कि विकल्प क्या होता है। और आपने जो परमाणु युद्ध की बात की है, वो भी मैं समझता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि परमाणु युद्ध कैसे हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हर एक चीज का तरीका होता है करने का। ये नहीं जो आप कह रहे हैं। मलिक साहब, आपकी तैयारी का प्रश्न ही नहीं है। नई दिल्ली तैयार है कि नहीं? कैसे नहीं है? सब कुछ है, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूं आपको, है। ये पाकिस्तान को भी मालूम है, तभी वो इस चीज को नहीं करता। नहीं तो आपके ऊपर वो ये छद्म युद्ध ना चलाता, वो आपके ऊपर हमला करता। उसको मालूम है कि उसका भी इस चीज को नहीं पकड़ सकता है। ये समझिएगा। खंडूड़ी साहब, योर रिएक्शन प्लीज। जी, ऐसा है, ये जो चर्चा विषय है, मैं नम्रता से ये कहना चाहूंगा पूर्व वक्ता को कि जो उनके मन में लड़ाई युद्ध की कल्पना है, प्रॉक्सी वार भी अपने आप एक लड़ाई है। ये एक डरने का या डरपोक का अस्त्र शस्त्र नहीं है। प्रॉक्सी वार्स के माध्यम से आप वही काम करते हैं जो एक खुली लड़ाई के माध्यम से करेंगे। सिर्फ उसमें इस प्रकार का जो खतरा रहता है, नुकसान रहता है, उसको बाद में देखा जाता है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि समझें कि हम प्रॉक्सी वार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि युद्ध से लड़ने में डरते हैं। प्रॉक्सी वार युद्ध के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। शुरुआत क्या होती है, बीच में क्या होता है, अंत में क्या होता है, अलग अलग हिस्से हैं। और प्रॉक्सी वार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जो एटॉमिक वेपन्स बन गए हैं, तो एक समय था जब अमेरिका और रशिया दोनों एटॉमिक वेपन्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपस के अंदर एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करने के लिए अनेकों हथियार इस्तेमाल होते हैं। उसमें प्रॉक्सी वार भी एक है। जो जनरल मलिक ने जो बात कही है, वो इसलिए कहा है कि हम उस स्तर पर आने पर, युद्ध के स्तर पर आखिरी आ सकते हैं। युद्ध आखिरी विकल्प है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। लेकिन उस विकल्प से पहले अगर हम दुश्मन की शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, सैनिक शक्ति कमजोर कर सकते हैं, तो उसको करने में कोई नुकसान नहीं है, मेरा मानना है। और इसलिए प्रॉक्सी वार जो है और छद्म वार जो इसको कहा जाता है, वो भी युद्ध का एक हिस्सा है, और उसको करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। युद्ध को हम बंद नहीं कर रहे हैं, युद्ध का विकल्प हम खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे होती हैं, पॉलिटिकल लेवल पे होती हैं, और सेना के लेवल पे होती हैं। और ये जो प्रॉक्सी वार है, इसके बहुत अच्छे नतीजे होते हैं। पाकिस्तान ने इतने सालों में हमारे साथ प्रॉक्सी वार करके ही हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जी, चलिए खंडूड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि 20 सेकंड में आप संपादकीय टिप्पणी जरूर करें दोबारा से, क्योंकि ये परंपरा है, शो का फॉर्मेट है। जी नहीं, देखिए, एक तो बात मलिक साहब या खंडूरी साहब की नहीं हो रही है। सेना के अधिकारी और सेना के जवानों पर सवाल नहीं है। मेरा सवाल है रायसीना हिल से। मेरा सवाल भुवन चंद्र खंडूरी जी या मलिक साहब से नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि सेना अध्यक्ष भी फैसला नहीं ले सकता, मैं जानता हूं।
मैं जानता हूं वायुसेना अध्यक्ष कुछ भी बोले फैसला नहीं ले सकते, फैसला वही लेंगे जो रायसीना हिल में बैठे हैं। इसलिए जब मैं एड्रेस करता हूं तो मलिक साहब को नहीं करता। ठीक बात है। मैं भारत की हुकूमत हिंदुस्तान को एड्रेस करता हूं। ठीक बात है। और फिर मैं वही सवाल छोड़कर जाऊंगा इस देश के सामने। पहली बार ऐसा हुआ क्या कि सरकटी लाश आई है? प्रॉक्सी वार का कोई इतना गोपनीय रहस्य था जो आज समझ में आएगा क्या हुकूमत को? ठीक बात है। जिस दिन से आप प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं 50,000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी हो गई इस देश में। 3 दशक से ज्यादा समय हो गया खून की होली खेलते खेलते। जी। अभी तक आप क्या माला जप रहे थे? क्या कर रहे थे? हर दल की सरकार आ गई, रविदास मेहरोत्रा की सरकार भी रह ली, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सरकार भी रह ली, कांग्रेस की सरकार भी रह ली, तीसरी धारा और चौथी धारा की भी सरकार रह ली, इंद्रजीत गुप्ता भी गृह मंत्री रह लिए। कोई बचा है क्या? जो बचा हो वो बोलने का अधिकारी है कि हां हमने 2-2 हाथ किए थे। बताइए कोई है क्या? किसी का चेहरा इतना उज्जवल है क्या जो ये कहे? आप छद्म युद्ध में भी कोई निर्णय नहीं, कोई परिणाम नहीं दे पाए। आपकी कूटनीतिक पहले भी हमने असफल होती देखी। तो जब हमने आपकी योग्यता टेस्ट कर ली, इसलिए मैं कहता हूं कि युद्धम देहि। अगर कोई दूसरा विकल्प नहीं कर सकते आप और अंतिम विकल्प ही बचता है तो फिर अंतिम विकल्प पर बहुत सोच मत करिए, क्योंकि आपकी क्षमता कुशलता हमने देख ली। प्रॉक्सी वार में आप निर्णय नहीं करा पाए। जी। 65 वर्ष कोई बहुत छोटा समय भी नहीं होता मेरे दोस्त। आप किसी भी ढंग से, और आप ऐसा भी नहीं कर पाए कि ओबामा आपके साथ इस्लामाबाद जाने को तैयार हो जाए। ठीक बात है। हमने देखा हिलेरी क्लिंटन नई दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाती है 45 मिनट की फ्लाइट में जब वो इस्लामाबाद उतरती है तो उसकी भाषा बदल जाती थी। किस लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। हमने दोनों स्तरों पर आपकी हुकूमतों की असफलता देखी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के स्वाभिमान को पददलित मत करिए। ठीक बात है। ठीक बात है। मलिक साहब बहुत धन्यवाद। खंडूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। रविदास जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का मान मर्दन लगातार होता जा रहा है और आज की आज शाम में 3 ऐसी घिनौनी शर्मनाक वारदातें हुई हैं जो यूपी सरकार के मुंह पर एक के बाद एक 3 करारे तमाचे हैं। इस पर होगी बात, तुरंत लौट के आते हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। कोई जरूरत नहीं है जांच वाच कराने का। 2 महीने भी नहीं हुए गर्भ। तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाद भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक करूंगी, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। आज ली क्या? रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयाँ, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती माँ और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु में
मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता उनको दिली मुबारकबाद पेश